नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। वह पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी और विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त वह कैंची धाम और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिहार के भभुआ में चुनावी सभा के बाद प्रधानमंत्री शाम लगभग 5 बजे काशी पहुंचेंगे। वाराणसी में उनका मुख्य कार्यक्रम रेलवे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सांसद कंगना रनौत ने बंजार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधायक अनुराधा राणा ने कंगना रनौत से किसानों के कृषि ऋण माफ करने और बाढ़ से हुए भूमि कटाव का मुद्दा संसद में उठाने का आग्रह किया, जिस पर सांसद ने मदद का आश्वासन दिया। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं को कर्ज दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह अनुदान है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान मुक्तसर में 138.83 करोड़ रुपए की अमृत 2 परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना में सीवरेज और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार शामिल है, जिससे शहर के 10,501 घरों को लाभ होगा। पुरानी सीवरेज व्यवस्था को सुधारा जाएगा और नए क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। वह पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी और विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त वह कैंची धाम और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो आज भारतीय नौसेना के लिए सबसे उन्नत संचार उपग्रह जीसैट 7R CMS-3 लॉन्च करने जा रहा है। यह 400 किलोग्राम का सबसे भारी सैटेलाइट है, जिसे श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट द्वारा शाम 5:26 बजे प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह हिंद महासागर में नौसेना की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे जहाजों और पनडुब्बियों के संचालन के दौरान निर्बाध संचार सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार माओवादी हिंसा से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जहां कभी बम और बंदूक का डर था, वहां अब विकास पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही और विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्याय करने का आरोप लगाया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में अपने गृहनगर रीवा में एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने युद्ध के भविष्य के बारे में बात की और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके अप्रत्याशित बयानों और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता के हालिया दावों पर कटाक्ष किया। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिले शामिल हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोपवे को लेकर देव संसद ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि रोपवे निर्माण से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। पीएम मोदी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए जेपी नड्डा को सभी पक्षों से बात कर समाधान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि सबकी सहमति से रास्ता निकाला जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिला है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू राज में अधिकारी से लेकर चपरासी तक एक ही समाज का वर्चस्व था। उन्होंने राजद पर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक विशेष जाति को प्राथमिकता दी गई, जिससे अन्य समुदायों को नुकसान हुआ। कुशवाहा ने बिहार के विकास के लिए सभी समुदायों को समान अवसर देने की बात कही। गाजियाबाद में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संख्या 271 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने 210 घरों का सर्वे किया और 104 घरों में लार्वा नष्ट किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 2 लाख से अधिक घरों में सर्वे किया गया। डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और जांच जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में तूफान मोथा से भारी तबाही हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र से तुरंत कार्रवाई की अपील की। उन्होंने किसानों के नुकसान और फसल बर्बादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मौके पर नुकसान का आकलन कर रहा है। चीन ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें 8 युद्धपोत और 5 लड़ाकू विमान शामिल थे। 3 विमानों ने मध्य रेखा पार की। ताइवान की सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है और क्षेत्रीय शांति के लिए चिंता पैदा कर दी है। तारापुर में नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में जंगल राज के दिनों को याद करते हुए वर्तमान में अमन चैन की बात कही। उन्होंने अपने शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया और जनता से समर्थन मांगा। जंगल राज के समय की कानून व्यवस्था की स्थिति को याद दिलाया। हिमाचल सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को अब पेंशन गणना में दैनिक सेवा का लाभ मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक सेवा पर 2 वर्ष का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने की भी घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। आईआईटी कानपुर का एआई सेंटर एनसीआर में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। इस योजना में दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में प्रदूषण स्तर की निगरानी और ग्रेप प्रतिबंधों को सीमित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में दिल्ली में केवल 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं, जो सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ग्रेप के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए इसे मौजूदा स्थिति के आधार पर लागू करने की आवश्यकता है। ग्रेटर नोएडा में बिजली उपभोक्ताओं को ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। एनपीसीएल के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर कनेक्शन काटने का डर दिखाया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले कॉल सेंटर पर संपर्क करके सच्चाई जान लें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है। सोनीपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों ने 2 बच्चों सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। नवंबर महीने शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ उत्तर भारत में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने 6 नवंबर तक यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू हो रही है, जिसे 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है। यह परंपरा 1872 में शुरू हुई थी, जिसमें सर्दियों में दरबार जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर स्थानांतरित होता था। दरबार मूव बंद होने से स्थानीय कारोबारियों को नुकसान हुआ था। शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग की पहली झलक आखिरकार शेयर कर दी गई है। लंबे समय से फिल्म का इंतजार हो रहा था और अब पहली झलक ने फैंस को दीवाना बना दिया है। गुरुग्राम में शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही सड़कों पर बैंड बाजा और बारात का माहौल रहेगा। शहर में यातायात जाम की समस्या बढ़ने की आशंका है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने घोषणा की है कि अगले साल नवंबर में शेंझेन में एपेक देशों के आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में 21 एशियाई और प्रशांत परिधीय देशों के नेता शामिल होंगे। यह तीसरी बार है जब चीन एपेक शिखर सम्मेलन होगा तो और पार्टी के शिखर सम्मेलन होगा। यह तीसरी बार की हजार है कि शिखर सम्मेलन होगा कि यह तीसरी बार है सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शी चिनफिंग ने एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन ने टी20 विश्व कप 2026 से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने परिवार को अधिक समय देने, दुनिया भर की टी20 लीग्स में खेलने और युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए यह फैसला लिया है। विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वे अपनी उपलब्धता खुद तय कर सकते हैं और वह टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। मेक्सिको के हर्मोसिलो शहर में वाल्डो स्टोर में हुए भीषण विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 11 लोग घायल हुए हैं। सोनोरा के गवर्नर ने पारदर्शी जांच का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार विस्फोट का कारण बिजली की खराबी हो सकती है।
बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और नवादा में जनसभाएं की। उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि राजद ने कांग्रेस से बंदूक की नोक पर मुख्यमंत्री पद छीना। उन्होंने आंतरिक कलह और सत्ता के खेल का भी जिक्र किया। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और पाकिस्तान का संदर्भ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खगड़िया में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। उन्होंने मोदी और नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश को मोदी रिमोट से चला रहे हैं। उन्होंने बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार उद्योग के लिए जमीन नहीं होने की बात करती है, पर अडानी को देने के लिए जमीन है।